नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कपूर जगुगा संस्थान जयपुर से आपका स्वागत करता हूं। और हमारी जो सीरीज चल रही थी राजस्थान ज्योग्राफी की, जिसके टॉपिक वन्यजीव संरक्षण के पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुके थे, उसी क्रम में आज हम इसका नया पार्ट लेकर आ रहे हैं। और इसमें जो राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य है, राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है, जो टाइगर रिजर्व है, उनको हम समझेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले चाहते हैं कि इनको एक एक करके आपको समझाऊं, तो वहीं से मैं आपको स्टार्ट करता हूं। लास्ट जो पार्ट 2 है वो मैंने टाइगर पे छोड़ा था कि टाइगर की गणना किस तरह से हुई थी, कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं, भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं और राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व हैं। और उन टाइगर रिजर्व में हम राजस्थान के जो टाइगर रिजर्व हैं उनको भी आज देखेंगे, और इसके अलावा मछली बागिन के बारे में भी थोड़ा बहुत हम डिस्क्रिप्शन यहां पर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं राष्ट्रीय उद्यान से शुरू करता हूं कि राजस्थान सरकार द्वारा या कोई भी सरकार हो कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए किस किस तरह से प्रयास करती है। तो इसी क्रम में देखिए, वन्य जीव संरक्षण में जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपके कौन से होते हैं? राष्ट्रीय उद्यान। आपको पता है कि जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं उनको हम नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। और राष्ट्रीय उद्यान, कई लोग पूछते हैं, ये क्वेश्चन भी है, कई बार परीक्षाओं में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि एक तो राष्ट्रीय उद्यान हो गए और एक हो गए आपके अभ्यारण्य। अभ्यारण्य को हम क्या कहते हैं? सेंचुरी कहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान को हम नेशनल पार्क कहते हैं। तो कई लोग पूछते हैं कि इसमें मूल डिफरेंस क्या है, इसका बेसिक अंतर क्या है। तो इसमें क्या होता है कि राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं वो प्रस्ताव पास करके राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को भेजा जाता है, और राष्ट्रीय उद्यान की जो अंतिम अनुमोदन करती है वो केंद्र सरकार करती है, या हम कह सकते हैं हमारे देश की संसद करती है। जबकि जो अभ्यारण्य होते हैं उनका दर्जा देने की जो सारी की सारी जिम्मेदारी होती है वो राज्य सरकारों की होती है, जो भी संबंधित राज्य सरकारें हैं। तो राजस्थान में वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 3 है। कई जगह आप देखेंगे आपको 5 मिलेगी, जो कि गलत है। राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में 3 है, और जो 2 दे रखे हैं वो प्रोजेक्टेड है, यानी प्रस्तावित है, यानी उनको अभी तक पूरी तरह से दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। तो वर्तमान में अगर आपको संख्यात्मक प्रश्न आता है तो आपको राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कितने लिखने? 3 लिखने। और अभ्यारण्यों की संख्या राजस्थान में 27 है, और मैं एक एक अभ्यारण्य आपको समझाते हुए चलूंगा। पर आज की क्लास में हम पूरा का पूरा जो जोड़ देंगे वो राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यानों पर देंगे। तो वो चीजें आपको इसमें क्या रखनी है? याद रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान। तो जब राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यानों की बात करेंगे तो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में आता है रणथंभौर। कौन सा हो गया? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान हो गया। रणथंभौर कहां पर हो गया आपका? सवाई माधोपुर। मैं यहां लिखते चलता हूं ताकि आपको समस्या नहीं आए। रणथंभौर कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? ये सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ गया। अब आपको जो इसकी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो सबसे पहले याद रखनी है कि इस रणथंभौर को जो अभ्यारण्य घोषित किया गया था वो कब किया गया था? 1955 में। 1955 में इसको अभ्यारण्य का दर्जा क्या कर दिया गया था? प्रदान कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद इसे 1973 में यानी 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। टाइगर प्रोजेक्ट में यानी हिंदी में बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे? बाघ परियोजना। तो बाघ परियोजना या टाइगर प्रोजेक्ट में इसको कब शामिल किया गया? 1973 में शामिल किया गया। यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन या राजस्थान का सबसे पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे पहला और सबसे प्राचीन टाइगर रिजर्व भी कौन सा माना जाता है? रणथंभौर माना जाता है। ठीक है, साथ ही साथ देखेंगे इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा यानी नेशनल पार्क का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया 1980 में। तो आपको देखो यहां पर क्लियर पता चल रहा है कि जो राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे वो भी पहला कौन सा हो गया आपका? रणथंभौर हो गया। और आपका जो पहला टाइगर रिजर्व हो गया वो भी कौन सा हो गया? रणथंभौर हो गया। ठीक है, इसी के साथ साथ देखेंगे कि जो रणथंभौर हो गया आपका, इसका क्षेत्रफल कितना है? कई बार परीक्षा में क्षेत्रफल का अवरोही आरोही यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाने को पूछा जाता है। सिंपल सा प्रश्न होता है, कई बार गलत हो जाता है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है वो है 392.50 वर्ग किलोमीटर या 392.50 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये लगभग आपको जो फिगर है 392 वाला वो आपको याद रखना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर माना जाता है। तो आपको देखो क्लियर बेसिक इंफॉर्मेशन जो रणथंभौर की है वो मैंने यहां पर दे दी। इसके अलावा क्या है कि कुछ दर्शनीय स्थल यहां पर हैं जो वो हमेशा चर्चा में रहते हैं, तो उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं एक बार
कि एक तो रणथंभौर में आपका प्रसिद्ध कौन सा दुर्ग हो गया, रणथंभौर दुर्ग हो गया। कौन सा दुर्ग है? रणथंभौर दुर्ग है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। इसको मौत का किला भी कहते हैं। आपको पता है कि जो प्रसिद्ध जो हम्मीर देव थे तो उनका संबंध यहां से माना जाता है, और अलाउद्दीन खिलजी ने जब यहां पर आक्रमण किया था तो उस समय का जो 1301 का रणथंभौर का साका है वो बहुत ही प्रसिद्ध साका माना जाता है। शत्रु सेना से ये दुर्ग उसको जीतना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, परकोटे से घिरा हुआ है। और आपने देखा होगा अबुल फजल ने इसके बारे में बोला है कि राजस्थान के सभी दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है, और इसीलिए इस दुर्ग को जीतना लगभग लगभग असंभव माना जाता है। मौत का किला, रंतेपुर या अंतेपुर के नाम से भी यह दुर्ग जाना जाता है, और यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची है उसमें भी ये दुर्ग को सम्मिलित 2010 से 13 के बीच में किया गया था। ठीक है, तो ये तो सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो जो हिस्टोरिकल और कल्चर वाला सेक्शन होगा उसमें आपको दे दी जाएगी। दूसरा, यहां पर एक महल प्रसिद्ध है, इस महल को हम कहते हैं जोगी महल। प्रसिद्ध जोगी महल है। पूछा गया है कि प्रसिद्ध जोगी महल कहां पर है, तो रणथंभौर के अंतर्गत आता है। अच्छा, फिर यहां पर आपको कुछ तालाब मिलते हैं। एक है मलिक तालाब, एक है पदम तालाब, और एक है राजबाग तालाब। ये तीन प्रसिद्ध तालाब यहां पर मिलते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है राजबाग तालाब, मलिक तालाब और पदम तालाब कहां पर है, तो तीनों के तीनों कहां मिलते हैं? रणथंभौर में पाए जाते हैं। और दूसरा आईयूसीएन, आईयूसीएन में डिटेल में आपको बताऊंगा, पर इसके बारे में मैं आपको पार्ट 2 में बता चुका था। तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिंक दिए हुए रहेंगे। पहले उन वीडियोस को देखिए और उसके बाद फिर इस वीडियो पर आप आइए। तो आईयूसीएन की लिस्ट में एक अति दुर्लभ पक्षी शामिल है जिसको बोला जाता है काला गरुड़। तो काला गरुड़ आपको इसी राष्ट्रीय उद्यान में दिखाई देता है। तो आपको थोड़ा सा इसमें क्या रखना है, ध्यान रखना है कि ये राष्ट्रीय उद्यान कब बना, अभ्यारण्य कब बना, टाइगर रिजर्व कब बना। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं। यहीं पर एक मछली बाघिन निवास करती थी, और इस बाघिन का नाम एक विश्व रिकॉर्ड है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। तो उसकी कुछ उपलब्धियां हैं जिसके बारे में मैं आपको वर्बली बताता हूं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ रहेगा, टेलीग्राम चैनल पे आप इसका पीडीएफ देख सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे। देखिए, रणथंभौर जिस बाघिन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है उस बाघिन को बोला जाता है मछली बाघिन। ठीक है, देखिए मैं इसके बारे में कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कुछ बता देता हूं, बाकी आपको सारा मिल जाएगा। तो इसको उतारने की वजह समझने की कोशिश कीजिए। देखो, इस मछली बाघिन का जन्म हुआ था 1997 में। कहां पर हुआ था? रणथंभौर में इसका जन्म हुआ था। आपको बताया कि विश्व के 70% बाघ भारत में पाए जाते हैं, और इसलिए जैव विविधता की दृष्टि से भारत में जो बाघ मिलते हैं वो रॉयल बंगाल टाइगर हैं, जिनका मूल स्थान सुंदरबन का डेल्टा है जो पश्चिमी बंगाल में पड़ता है। ठीक है, इन बाघों की जो प्रजाति होती है उनकी अमूमन उम्र होती है 10 से लेकर 15 साल। पर ये जो मछली बाघिन थी ये दुनिया की सबसे उम्र दराज बाघिन है, और आज भी ये विश्व रिकॉर्ड इसके नाम माना जाता है। तो इस बाघिन की जो मृत्यु हुई थी, इसकी मृत्यु हुई थी अगस्त 2016 में, और इसकी मृत्यु भी कहां पर हुई? रणथंभौर। आप देख सकते हैं जब इसकी मृत्यु हुई तब इसकी उम्र थी 19.5 साल, इसलिए इसको विश्व की सबसे उम्र दराज बाघिन कहा जाता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज है। जितने भी पर्यटक राजस्थान आते हैं, आपको पता है सबसे ज्यादा पर्यटक जो यूरोप से आते हैं, जिसमें फ्रांस हो गया, इटली हो गया, स्पेन हो गया, उसके बाद यूएस हो गया, यूके हो गया, तो ये जितने भी पर्यटक आते हैं तो इस बाघिन को देखने आते थे। तो राजस्थान सरकार को प्रति वर्ष इससे 1 करोड़ का रेवेन्यू प्राप्त होता था। सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाली जो बाघिन मानी जाती थी वो यही मानी जाती थी। कौन? मछली मानी जाती थी। अब आपने देखा होगा जब कोई प्रसिद्ध व्यक्तित्व की मृत्यु होती थी तो समाधि बनाते हैं, जिसको छतरी भी कहते हैं। तो राजस्थान सरकार ने फैसला किया है कि जो मछली की छतरी है वो भी कहां बनाई जाएगी? रणथंभौर में बनाई जाएगी, जिसका निर्माण कार्य जारी है ताकि पर्यटकों को आने वाले समय में भी प्रोत्साहित की दिया जा सके और उनको यहां आने के लिए और ज्यादा हम प्रेरित कर सके। साथ ही साथ इसको कई अवार्ड भी मिले हुए थे इस बाघिन को, मतलब डायरेक्ट नहीं पर इसको सांकेतिक रूप से अवार्ड दिए गए थे। तो देखो मैं यहां लिख देता हूं, इसको बीबीसी का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। बीबीसी आपको पता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, तो उसका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मछली बाघिन को दिया गया था। ठीक है, दूसरा इसको राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया था। राष्ट्रपति पुरस्कार इसको देना गया, घोषित किया गया था। ठीक है, तीसरा इसे गॉड ऑफ ऑनर का सम्मान दिया गया था। गॉड ऑफ
ऑनर, गार्ड ऑफ ऑनर का आपने देखा होगा कि जब भी किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो उनके सम्मान में सलामी दी जाती है एयरपोर्ट पे या किसी समारोह के अंतर्गत, तो उसको गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान कहते हैं, तो वो भी इस बाघिन को दिया गया था। अच्छा, भारतीय डाक विभाग द्वारा इस पर डाक टिकट जारी किया गया था 5 रुपए का सन 2013 में। तो पहला इसको भारत के ऐसा जीव माना जाता है जिस पर डाक विभाग द्वारा सबसे ज्यादा मूल्य यानी 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था, तो उसको लेकर भी इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। ठीक है, और इसके अलावा दुनिया की एकमात्र बाघिन है जिसकी कुल 11 करोड़ फोटोएं ली गई थी, तो 11 करोड़ फोटोएं इसकी दुनिया में सबसे ज्यादा ली गई थी। इसको मछली कहते हैं क्योंकि इसके सिर पर एक मछली जैसा निशान था, और एक और नाम इसका मछली के साथ फेमस है, इसको हम कहते हैं क्रोकोडाइल किलर, यानी मगरमच्छ को मारने वाली। तो पानी में जाके ये मगरमच्छ का शिकार भी करती थी, इसलिए क्रोकोडाइल किलर के नाम से भी जानते हैं। और वन विभाग की जो लिस्ट है उसमें इसका जो तकनीकी नाम है वो था T16, यानी टाइग्रिस 16 के नाम से भी हम इसे क्या करते हैं, जानते हैं। तो ये इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो आपको ध्यान रखनी है, परीक्षा में अलग अलग समय पूछी जाती है। एक बात मैं और बता दूं, सबसे ज्यादा जो फीचर फिल्म्स बनी है, मतलब टाइगर पे और जो कैट फैमिली होती है उन पर जो फीचर फिल्म्स बनी है, डॉक्यूमेंट्रीज बनी है, उसमें सबसे ज्यादा मछली पर बनी हुई है। और मछली पर सबसे ज्यादा जो मूवी बनाने वाले व्यक्तित्व हैं, ये साउथ इंडिया के डायरेक्टर हो गए नल्ला मुथु, तो इनने सबसे ज्यादा मूवीज मछली पर बनाई है। टाइगर क्वीन, रणथंबोर क्वीन, टाइगर रिवेंज, और सबसे ज्यादा जो पॉपुलर इस पर मूवी आई थी वो आई थी 2018 में। इनके नाम पीडीएफ में दिए हुए हैं सबके, तो आपको यहां नोट करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए 2018 में इस पे एक मूवी आई थी, द वर्ल्ड मोस्ट फेमस टाइग्रिस, मछली। तो ये जो मूवी है ये कुल दुनिया के 147 देशों में रिलीज हुई थी और कुल 37 भाषाओं में दिखाई गई थी। राजस्थान सरकार द्वारा जवाहर कला केंद्र जेएलएन मार्ग जयपुर में यह मूवी निशुल्क दिखाई गई थी, और इस तरह 45 मिनट की यह मूवी थी। 4 करोड़ रुपए इसकी लागत थी, और नल्ला मुथु ने इस मछली जो बाघिन थी उसकी पूरे जीवन चरित्र को इस मूवी में दिखाया था। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, लास्ट ईयर 2019 में मछली पर एक किताब आई जिसका नाम था द 3 वेज टू डिसअपियर, द 3 वेज टू डिसअपियर, और ये लिखी थी कैटी यॉकॉम ने। और कैटी यॉकॉम कहां की संबंधित हो गई, अमेरिका। तो इन्होंने मछली पर क्या लिखी थी, ये किताब लिखी थी कैटी यॉकॉम ने। ठीक है, तो आपको ये चीजें क्या रखनी है, थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ठीक है, कि 3 वेज टू डिसअपियर इस पर लिखी हुई बुक है। ठीक है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना। अब दूसरे हमारे राष्ट्रीय उद्यान पर चलते हैं, जो कि हमारा कौन सा हो गया, केवलादेव। देखिए, अब हमारा दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा राष्ट्रीय उद्यान हमारा कौन सा हो गया, केवलादेव घना। और केवलादेव घना कहां पर हो गया हमारा, भरतपुर। कहां हो गया, भरतपुर में हो गया। केवलादेव क्यों कहते हैं, केवलेश्वर महादेव का मंदिर है इसलिए केवलादेव है। बहुत अच्छी तरह का एनवायरमेंट पाया जाता है, जलवायु बहुत अच्छी पाई जाती है, हरियाली पाई जाती है, इसलिए केवलादेव घना के नाम से जानते हैं। और कहां पर हो गया, भरतपुर में हो गया। ये राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। तो मैं आप बता दूं आपको, देखो ये केवलादेव जो है, ये राष्ट्रीय उद्यान जो घोषित हुआ था, ये हुआ था 1981 में। तो राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। ठीक है, अच्छा, दूसरा इसका पॉइंट क्या है कि यूनेस्को की सूची में इसे 1985 में शामिल किया गया था। तो पूरे भारत का और पूरे राजस्थान का पहला ऐसा स्थल है जो यूनेस्को की सूची में क्या किया गया था, इसको शामिल किया गया था। ठीक है, फिर इसको रामसर नम भूमि में भी शामिल किया गया था। नम भूमि बोल दो, या आपकी इच्छा हो तो आप आर्द्र भूमि कह दो, या आपकी इच्छा हो तो आप इसको वेटलैंड के नाम से भी जान सकते हैं। तो आर्द्र भूमि का मतलब मैं आपको बता देता हूं, दुनिया के वो स्थल जहां पर पानी और जमीन दोनों का संक्रमण क्षेत्र पाया जाता है, और यहां पर अत्यधिक दलदली भूमि होती है, और इस दलदली भूमि के कारण यहां पे जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी सबसे बेस्ट मानी जाती है, और इस कारण यहां पर अनेक प्रजातियां पाई जाती है। इन स्थानों को संरक्षित करने के लिए 1971 में
ईरान का जो रामसर शहर था वहां पर एक संधि हुई थी, ये फरवरी महीने में हुई थी, फरवरी 1971 को। रामसर, रामसर अजमेर वाला नहीं है, रामसर कहां वाला है, ईरान वाला है। तो यहां पर संधि हुई थी और उस संधि में बोला गया कि दुनिया में जितने भी स्थल है, ऐसी झीलें जो समुद्र के किनारे है और ऐसी झीलें या स्थल जो अंतःस्थलीय है, समुद्र की तरफ नहीं है, क्षेत्र से घिरी हुई है, उनको रामसर नम भूमि में शामिल किया जाएगा। और वर्तमान में राजस्थान और पूरे भारत में रामसर स्थल 27 थे, जिन्हें बढ़ाकर अब 37 कर दिया गया है। मेन 27 है, जो 10 ऐड हुए हैं वो मिलाकर अब 37 है। और राजस्थान में कितने, 2 हैं। एक तो आपकी सांबर झील हो गई, सांबर झील मेनली अजमेर, नागौर और जयपुर में हो गई, जयपुर अजमेर नागौर 3 जगह हो गई। और दूसरा कौन सा हो गया आपका, ये केवलादेव हो गया, इसको भी रामसर नम भूमि में शामिल किया गया। ठीक है, अच्छा अब यहां की विशेषता क्या है, तो विशेषता है यहां के पक्षी के, सबसे ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां यहां पर पाई जाती है और प्रजातियों की संख्या कितनी है, 390 से 410। और अधिकांश जो प्रजातियां हैं वो विदेशी है, अधिकांश जो प्रजातियां हैं वो कैसी मानी जाती है, विदेशी प्रजातियां मानी जाती है। और सबसे फेमस आपको पता है साइब्रेरियन सारस, जो साइबेरिया और रूस से आते हैं और लंबी यात्राएं करते हैं यहां पर सर्दियों में, यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने प्रवास करते हैं, यहीं पर प्रजनन करते हैं और बाद में यहां से निकल जाते हैं। तो इस कारण पक्षियों का एशिया में सबसे बड़ी जो शरण स्थली है वो कौन सी मानी जाती है, केवलादेव मानी जाती है। पूछा जाता है कि एशिया में पक्षियों की सबसे बड़ी जो शरण स्थली है वो शरण स्थली कौन सी मानी जाती है, केवलादेव मानी जाती है। ठीक है, अच्छा अब दिक्कत क्या है, यहां पर एक विशेष प्रकार की घास होती है, इस घास को हम क्या कहते हैं, एंचा घास, एंचा घास। अब इतनी ज्यादा मात्रा में पक्षी हैं तो वो पक्षी इसमें फंसकर मर जाते हैं, जब इसमें फंसकर मर जाते हैं तो अधिक से अधिक पक्षियों की मृत्यु हो जाती है, तो इसको हम पक्षियों के कब्रगाह के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे पूछा जाए तो कंफ्यूज मत होना, पक्षियों की शरण स्थली कौन सी है, तो भी केवलादेव है। और आपसे पूछा जाए कि पक्षियों का कब्रगाह कौन सा है, तो कब्रगाह भी कौन सा हो गया, आपका केवलादेव हो गया। ठीक है, अच्छा आपने एक पक्षी वैज्ञानिक का नाम सुना होगा जिनका एक उपनाम है बर्ड मैन ऑफ इंडिया, तो वो कहते हैं डॉक्टर सालिम अली, डॉक्टर सालिम अली या डॉक्टर सलीम अली। ठीक है, इनको हम कहते हैं बर्ड मैन ऑफ इंडिया, बर्ड मैन ऑफ इंडिया, पक्षियों के लिए काम किए थे, प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक थे। तो डॉक्टर सालिम अली का जो इंटरप्रिटेशन सेंटर है वो इंटरप्रिटेशन सेंटर भी कहां पर है, आपका केवलादेव में। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छी चीज है, मतलब सब चीजें आपस में लिंक्ड है, इजी है और परीक्षा में जरूर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें क्या करे जाते हैं, आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें जब आगे चलेंगे तो आगे चल के हम देखते हैं कि और क्या स्पेशलिटी है यहाँ की। तो और विशेषता है कि यहाँ पर कदम के वृक्ष पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कदम के वृक्ष। भरतपुर वाला क्षेत्र है, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के मथुरा से स्पर्श है, मथुरा आसपास का पूरा क्षेत्र ब्रज क्षेत्र है और ब्रज क्षेत्र में कदम के वृक्ष मिलते हैं, वही सेम कदम के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। दूसरी आती है कि पक्षियों और बहुत ज्यादा मिलते हैं, मात्रा में मिलते हैं, इसलिए पानी की सप्लाई कहां से होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजान बांध, जो यहां पर पानी की सप्लाई होती है वो कौन से बांध से होती है, अजान बांध से होती है, और फिर भी पानी कम पड़ जाता है। तो आपने देखा होगा ब्रज क्षेत्र में एक नदी है यमुना, तो यमुना का पानी राजस्थान लाया जा रहा है और एक नहर बनाई गई है और एक 16 से 17 किलोमीटर लंबी नहर सिस्टम डाला गया है जिसको कहते हैं गोवर्धन ड्रेन योजना, गोवर्धन पर्वत के नाम पर। तो गोवर्धन ड्रेन योजना से कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पानी की सप्लाई की जा रही है, तो केवलादेव में की जा रही है। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा एक बात यहाँ क्लियर आप ध्यान रख लेना, ये टाइगर परियोजना नहीं है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भी था और रणथंभौर टाइगर परियोजना भी था, परंतु ये केवल राष्ट्रीय उद्यान है, टाइगर परियोजना में शामिल नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके क्षेत्रफल की कि कितना एरिया है। तो देखिए इसका एरिया कितना है, 28.73 वर्ग किलोमीटर। ये इसका टोटल क्या हो गया, एरिया हो गया 28.73। यानी आपको अब यहां पर दूसरा क्वेश्चन पुट अप हो जाएगा कि राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, केवलादेव है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे कोई पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो भी कौन सा हो गया आपका
ये केवलादेव हो गया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपसे पूछी जाती है, सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब चलते हैं राजस्थान के तीसरे राष्ट्रीय उद्यान की तरफ, जो कौन सा है, मुकुंदरा हिल्स। देखिए दोस्तों, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए मैं पूरा टॉपिक एक साथ इस पे नहीं लिख सकता, इसलिए मैं आपको लगातार लिख लिख के बता रहा हूं। ठीक है, जब संस्थान पे हम क्लासें ऑनलाइन करेंगे तो उसमें पूरा बोर्ड पे आपको एक पूरा फॉर्मेट में लिखवाएंगे ताकि आपको लिखने समझने और उसका स्क्रीनशॉट लेने में आसानी होगी। तो देखिए तीसरे राष्ट्रीय उद्यान की तरफ चलते हैं। जो तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है, मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स। अब मैं आपको दो चीज बताना चाहता हूं, यहां पर थोड़ा ध्यान से देखना, क्वेश्चन आया हुआ है, अगर ध्यान नहीं देंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाएगा और जरूर यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है। तो देखिए, इसको पहले किस नाम से जानते थे, दर्रा अभ्यारण्य। और दर्रा अभ्यारण्य कब बना था, 1955 में बना था। ठीक है, किस नाम से जानते हैं इसको, दर्रा अभ्यारण्य के नाम से जानते हैं। और जो आपका दर्रा अभ्यारण्य था वो कब बना था, 1955 में बना था। आ गया यहां तक समझ में। अब मैं जब मुकुंदरा हिल्स की बात करूंगा तो मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। ठीक है, एक मैं बात कर रहा हूं मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान की, नेशनल पार्क। ठीक है, ये कब बना, 2012 में बना। ठीक है, और इसके अंतर्गत राजस्थान के कितने जिले आते हैं, इसके अंतर्गत राजस्थान के कितने जिले आते हैं, 2 जिले आते हैं। अच्छा, 2 कौन कौन से हैं, तो एक तो हो गया आपका कोटा और दूसरा कोटा के साथ कौन सा हो गया, झालावाड़ हो गया। अब कोई पूछे तो सीधी सी बात है, इसका क्षेत्रफल बता दो, तो इसका क्षेत्रफल लगभग हो गया 274 वर्ग किलोमीटर। यहां तक क्लियर है आपको। ये मैं बात कर रहा हूं मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा अब मैं बात करता हूं मुकुंदरा हिल्स टाइगर प्रोजेक्ट की, यानी टाइगर रिजर्व की, या हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, बाघ परियोजना। तो मुकुंदरा हिल्स टाइगर प्रोजेक्ट कब घोषित किया गया, 2013 में घोषित किया गया टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक है, अच्छा ये राजस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ है, तो ये 4 जिलों में फैला हुआ। अब 4 जिले कौन कौन से हैं देखो, तो एक तो हो गया कोटा हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, बूंदी हो गया, तीसरा कौन सा हो गया, झालावाड़ हो गया, और आपका जो चौथा हो गया वो कौन सा हो गया, ये चित्तौड़ हो गया। ये 4 जिलों में फैला, 12 मत कर देना, वो हाड़ौती में तो शामिल है पर इसमें नहीं है। ठीक है, और इसी तरह इसका जब 4 जिलों में फैला हुआ है तो क्षेत्रफल भी सीधी सी बात है, इसकी तुलना में क्षेत्रफल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका क्षेत्रफल है 760 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो देखो आपको क्लियर पता चल गया। परीक्षा में भी ध्यान से देखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुकुंदरा हिल्स जो है उसका विस्तार कितने जिलों में, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। अगर हिंदी वाले में समझ में नहीं आ रहा है तो इंग्लिश वाले सेक्शन में पढ़ें कि आपसे नेशनल पार्क पूछ रहा है या आपसे टाइगर परियोजना पूछ रहा है, और जैसा प्रश्न पूछा जाए उसी के हिसाब से आपको अपना आंसर देना है। ठीक है, अब मैं इसकी कुछ विशेषता, ये तो आपको पता है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए या किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं इसकी विशेषता, देख लेते हैं एक बार। विशेषता कॉमन रहेगी क्योंकि एरिया कॉमन है। ठीक है, देखिए अगर मैं, अच्छा एक चीज और मैं बता दूं या क्लियर कर दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की पहली बाघ परियोजना कौन सी है, पहली राजस्थान की अगर मैं बात करता हूं बाघ परियोजना की, तो पहली बाघ परियोजना आपको मैंने बताई थी अभी, रणथंभौर 1973। दूसरी बाघ परियोजना कौन सी है, सरिस्का। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान नहीं है पर बाघ परियोजना है, तो ये 1977 और 78 दोनों साल लिखे जाते हैं। और तीसरी राजस्थान की बाघ परियोजना कौन सी है, मुकुंदरा है, 2013। इस तरह से आपको क्या रखना, चीजों को याद रखना है। ठीक है, अच्छा अब मैं इसकी आपको विशेषता बता देता हूं कि मुकुंदरा हिल्स जो क्षेत्र है उसकी क्या क्या प्रमुख विशेषता मानी जाती है। ठीक है, देखिए देखो एक तो क्या है कि इस क्षेत्र में प्रसिद्ध मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां हैं, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां। तो जो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां हैं वो महाराजा मुकुंद सिंह के नाम पर है, और इस क्षेत्र का नाम भी महाराजा मुकुंद सिंह के नाम पर रखा गया। तो महाराजा मुकुंद सिंह के नाम पर अर्धचंद्राकार मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां कौन से क्षेत्र की विशेषता मानी जाती है, मुकुंदरा हिल्स की मानी जाती है। ठीक है, अच्छा जैव विविधता के हिसाब से यहां पर आपको तोते मिलते हैं,
इनको हम कहते हैं गागरोणी तोते। क्योंकि गागरोण दुर्ग है यहीं पर, भाई यहां पर प्रसिद्ध कौन सा दुर्ग है? गागरोण दुर्ग। तो उसके आसपास के क्षेत्र में जो तोते पाए जाते हैं उनको कहते हैं गागरोणी तोता। ठीक है। अच्छा, एक और नाम है, इन तोतों को कहते हैं हिंदुओं का आकाश लोचन। हिंदुओं के आकाश लोचन के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है। और राजस्थान में स्थानीय भाषा में हम इसको कहते हैं टुईया। इसको टुईया के नाम से जानते हैं। आपने देखा होगा रानी पद्मिनी का जो वर्णन आता है, जब अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण होता है 1303 वाला, तब भी इसी प्रकार का जो तोता होता है। और इस प्रकार के तोते माने जाते हैं कि मनुष्य की आवाज की नकल कर सकते हैं। तो ये इस तोते की प्रजातियां पाई जाती है। इसको अलेक्जेंड्रिया पैराकीट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये विशेषता हो गई। अच्छा, तीसरी यहाँ की जो प्रमुख विशेषता मानी जाती है, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा धोकड़ा के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा धोकड़ा। ये मैं आपको क्लियर बता दूं, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले वृक्ष कौन से हैं, तो आपको खेजड़ी नहीं करना, आपको कौन से लिखने? धोकड़ा लिखने। धोकड़ा पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में पाया जाता है। और अगर बात करेंगे सबसे ऊंची क्वालिटी का या बेस्ट क्वालिटी का या ऊंचा धोकड़ा का मिलता है, तो आंसर आप लिखोगे सवाई माधोपुर। 8 मीटर से लेकर 12 मीटर तक का धोकड़ा पाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा धोकड़ा कौन से राष्ट्रीय उद्यान या टाइगर रिजर्व में मिलता है, तो कौन सा हो गया आपका? ये मुकुंदरा हिल्स हो गया। अच्छा, इसी क्षेत्र में आपका प्रसिद्ध कौन सा दुर्ग हो गया? गागरोण दुर्ग हो गया। गागरोण दुर्ग की मैं विशेषता बता दूं, 2 नदियों के संगम पे है। एक कौन सी नदी है? काली सिंध। और काली सिंध के बाद दूसरी नदी कौन सी है? आहू। काली सिंध और काली सिंध की सहायक नदी कौन सी है? आहू। तो काली सिंध और आहू के संगम पे कौन सा दुर्ग बसा हुआ है? गागरोण दुर्ग बसा हुआ है। ये एक ही चट्टान पर स्थित दुर्ग माना जाता है। दूसरी बात माना जाता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा यदि कोई जल दुर्ग है तो दूसरा भैंसरोड़गढ़ है। भाई, पहला गागरोण, दूसरा भैंसरोड़गढ़, तीसरा चित्तौड़गढ़। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे बड़ा जो जल दुर्ग माना जाता है वो भी कौन सा माना जाता है? गागरोण माना जाता है। इसी गागरोण दुर्ग में आपको 2-3 चीजें मिलेगी। यहीं पे आपको मिल जाएगी मीठे शाह की दरगाह। यहीं पर आपको मिल जाएगी मीठे शाह की दरगाह। कई बार पूछा गया है कि मीठे शाह की दरगाह कौन से दुर्ग के क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो गागरोण दुर्ग है। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि मांडू के जब सुल्तान ने आक्रमण किया था, तो गागरोण का शासक था अचलदास खींची, और जिसपे बाद में एक वचनिका लिखी थी अचलदास खींची वचनिका शिवदास गार्डन में, तो वो भी यही खींची राजपूत वंश से संबंधित मानी जाती है। और एक और मैं इंपॉर्टेंट बता दूं, यहीं पर है संत पीपा की छतरी। संत पीपा का संबंधी गागरोण खींची राजपूत वंश से माना जाता है। मूल नाम प्रताप सिंह था, इनके गुरु रामानंद थे, और बाद में कहते हैं इन्होंने युद्ध नीति का त्याग किया और अपना संपूर्ण जीवन कपड़े सीलकर व्यतीत किया था। इसलिए राजस्थान का जो दर्जी समुदाय है वो संत पीपा को अपना आराध्य देव मानता है। पता है ना आपको, जो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को फैलाने वाले थे वो थे रामानंद। और रामानंद के मुख्य शिष्य कितने थे? 12, जिसमें कबीर माने जाते हैं, रैदास माने जाते हैं, धन्ना माने जाते हैं। उनमें ही एक प्रमुख शिष्य कौन थे? संत पीपा थे, जिनको प्रताप सिंह कहते हैं। आप कंफ्यूज मत होना, 3 चीजें मैं आपको यहाँ क्लियर बता रहा हूं। आपसे पूछा जाए कि संत पीपा की छतरी यानी समाधि कहां पर है, तो आंसर लिखोगे गागरोण लिखोगे। आपसे पूछा जाए कि संत पीपा का मंदिर कहां है, तो आप लिखोगे समदड़ी। और समदड़ी कहां पर हो गया? बाड़मेर। ये संत पीपा का मंदिर है। और आपसे पूछा जाए कि संत पीपा की गुफा कहां है, तो संत पीपा की गुफा है टोडा राय सिंह टोंक। ठीक है, तो इस तरह से तीनों चीजें याद रखनी कि छतरी कहां पर है, मंदिर कहां पर है और गुफा कहां पर है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान के ये 3 राष्ट्रीय उद्यान मैंने आपको बताया। जो 2 प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान है, यानी एक हो गया आपका सरिस्का अलवर और दूसरा राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर प्लस बाड़मेर, तो ये वर्तमान में अभ्यारण्य है। तो अगला जो मैं नेक्स्ट लेक्चर आपके सामने लेकर आऊंगा उसमें राजस्थान के जो अभ्यारण्य, चूंकि बहुत सारे हैं, हो सकता है एक लेक्चर पे पॉसिबल नहीं हो, तो उसके हम 2 पार्ट बना देंगे। और दूसरे भी वन्य जीव के मृगवन कितने हैं, चिड़ियाघर कौन कौन से हैं, कौन कौन से पशु पाए जाते हैं, तो उनसे संबंधित मैं नया वीडियो आपके सामने जल्द से जल्द लेकर प्रस्तुत होऊंगा। अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, और यदि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इसको सब्सक्राइब करने के लिए कहें। बहुत बहुत धन्यवाद।